दिनशॉ, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बात करने के लिए। मेरे ध्यान में आया कि आप हीलियोस में कंजम्पशन स्टॉक्स की काफ़ी स्टडी करते रहते हैं, कुछ को ओन करते हैं बट स्टडी करते रहते हैं। आपने बीकेजी के नंबर्स देखे? कुछ लोगों का कहना है कि ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बन सकती है ये कैटेगरी, अगर आप स्टॉक पे अपनी टिप्पणी ना देना चाहें तो। दूसरे का कहना है कि प्रॉब्लम ये सिर्फ ये हो जाती है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जैसे अभी भी 65 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पे। तो कंजम्पशन में चुनाव कैसे किया जाए? कैटेगरी अच्छी है तो स्टॉक सस्ते नहीं है। जी देखिए, अजय जी, धन्यवाद पहले तो आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए कि ये जो कैटेगरी है आपकी एफएमसीजी में ही फिट इन होती है। यहाँ पे भी जो कंसंट्रेशन है इस कैटेगरी में, फूड कैटेगरी में, वो काफी कंसंट्रेटेड हो टुवर्ड्स द कमोडिटी। लाइक आई थिंक लास्ट जब मैंने देखा था उसके बाद हमने देखा नहीं है काफी टाइम से कि उनका जो आलू का सेगमेंट है, मतलब चिप्स वगैरह, वो काफी हेवी रहता है इनके लिए। तो एक वो रहता है, और दूसरा यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो लोकल रीजन में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो काफी कंपटीशन देता है। तो हमेशा मार्जिन पे एक आपका प्रश्न चिन्ह रहेगा वहां पे कि कब तक ये लोग सस्टेन कर सकते हैं और कब क्रैश हो सकता है, क्योंकि जैसे ही हाई होते हैं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर किक इन हो जाता है यहाँ पे। इसलिए हमें ज्यादा कंफर्ट नहीं है ये सेक्टर में। पैकेज जो आपके फास्ट मूविंग फूड्स है, पैकेज फूड्स, उसमें हमें ज्यादा कंफर्ट नहीं है। एज इन आगे चलते भी दो एक स्ट्रक्चरल स्टोरी के हिसाब से, बिकॉज अगर जो आपका पर कैपिटा कंजम्पशन इंक्रीज होता है तो यहाँ पे काफी स्पेंस हो सकते हैं। लेकिन यही है कि एक तरह से कंपटीशन विल ऑलवेज पे अ स्पॉइल स्पोर्ट हियर, सो इसलिए इतना कंफर्ट नहीं है। अच्छा, दूसरा एक और आपके पोर्टफोलियो कंपनी है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, और ये पूरी कैटेगरी एनबीएफसी जो एमएसएमई को केटर करती आई हैं, या इवन माइक्रो फाइनेंस कैटेगरी, इनके लगातार बड़े मजबूत नंबर्स आ रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में। आपने जो करंट होल्डिंग्स हैं उनके बियॉन्ड भी कुछ रिसर्च की है, या आप अभी जो है आपके पास वही होल्ड करके बैठे हैं? जी नहीं, हमने तो एक्चुअली बीच बीच में ऐड करते रहते हैं। इनफैक्ट एक और एनबीएफसी हमने ऐड किया है जो मॉर्गेज स्पेस में है, जो काफी अंडर ओन था। रिसेंट उनका राइट्स इशू भी आया था व्हिच वाज वेरी अट्रैक्टिव, तो हमने उस समय भी पार्टिसिपेट किया था। पर आपने जो माइक्रो फाइनेंस की बात की, वहां पे भी हमें एक्चुअली तो बोल सकते हैं एक दूसरा भी है हमारे पास, विच इज अ हाइब्रिड ऑफ दैट। तो इसलिए हमें वहां पे बहुत ही कंफर्ट है, क्योंकि एक जो हमने पहले भी बोला था कि एक तो इनका क्या है कि एमएसएमई को जो केटर करते हैं, और वो भी ऐसे छोटे छोटे सेक्टरों में, मतलब जो जो मतलब अर्बन से हटके जो सेक्टर्स हैं, रीजन है, उनमें जो केटर करते हैं। इसके लिए हमें वो बड़े पसंद थे वो एनबीएफसी, और उसके हमने टारगेट किए हैं। और इसीलिए, और वहां पे भी जैसे निम्स, तो इनमें तो अनाप शनाप ही होते हैं हमेशा, क्योंकि दे आर केटरिंग टू अ वेरी स्मॉलर सेक्टर, जहाँ पे क्रेडिट की दे कैन पे हायर प्राइस फॉर क्रेडिट। तो इसलिए वो हमें पसंद था। और ग्रोथ, हमने दूसरा बोला था कि जो ग्रोथ है इकोनॉमी में, वो ये सब सेक्टर से ही आएंगी, जहां से एमएसएमई जो सेगमेंट है उससे ही ग्रोथ आएगी, क्योंकि दे हैव टू किक इन अ बिग वे कि इंडिया को ग्रोथ को पुल करे। तो इसलिए यहाँ पे काफी ग्रोथ का तो क्वेश्चन मार्क रहेगा ही नहीं, आपको काफी ग्रोथ दिखेगी। यही है कि आपको अपनी एसेट क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जहां पे भी हमें कंफर्ट दिखा, जो प्लेयर जहाँ पे दे आर वेरी क्लोज वॉच ऑन देयर एसेट्स, और वर्स्ट टाइम में भी जो उनके एसेट इतने इम्पैक्ट नहीं हुए थे, वो सब हमने पिकअप करना चालू किया। एंड और हमारे लिए तो काफी अच्छा पिकअप हुआ है ये स्टॉक्स, एंड वी कंटिन्यू टू बी देयर। दिनशो, मैं अभी आपके कुछ पॉइंट्स पढ़ रहा था, उसमें ये आप ये बताने की कोशिश करें कि रियल एस्टेट में आप चुनिंदा शेयर्स पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। अब ये बात मैं भी जानता हूँ कि कंप्लायंस की वजह से आप वो मेरे को शेयर नहीं बताने जा रहे, तो मैं पूछूंगा भी नहीं। लेकिन आप मेरे को ये बता सकते हो कि क्या ज्योग्राफिकली एरिया किस सेगमेंट की कंपनीज आपको ज़्यादा अच्छी लग रही हैं? सदर्न इंडिया की जहाँ पे प्रेस्टीज वगैरह है, पूर्वांकरा, या फिर नॉर्थ इंडिया की जहाँ पे डीएलएफ है, या फिर वेस्ट में जहाँ पे ओबरॉय का थोड़ा काम ज़्यादा है, फिनिक्स का काम ज़्यादा है? आप मेरे को एरिया भी बता दोगे, कंपनी में अपने आप छांट लेंगे। वही वही तो आप नाम भी ले लिए सब कंपनी के। पर एनीवे, डीपी जी, हमें तो वही देख रहे थे हम कि जहाँ पे डेट एक मैनेजेबल लेवल पे है। रियल एस्टेट में डेट काफी जल्दी ब्लोट अप हो सकता है, और वहां पे
प्रॉब्लम डेट का ही नॉर्मली होता है कि कितना एग्रेसिव मैनेजमेंट होता है टू बिल्ड अप लैंड बैंक, उसके चलते वो डेट लेता है, मोनेटाइज नहीं करता है टाइम पे, क्योंकि वो सोचते हैं कि बढ़ता ही रहेगा भाव, और जब जिस दिन गिरा तो दे स्टक विद अ डेट जो अनसर्विसेबल हो जाता है। और ये आपने देखी है स्टोरियां, पहले भी देखी है आपने, काफी हमारे इंडिया में हुई है और चाइना में तो अभी चल भी रही है, वहां पे तो काफी जोरों का प्रॉब्लम हो रहा है इसी को लेके। तो हमें इसीलिए वी वर वेरी केयरफुल कि जहाँ डेट मैनेजेबल है वही स्टॉक्स लें। और हमें ऐसा लगा कि ये जो नॉर्थ इंडिया की जो कंपनी थी, एक जहाँ पे दो पोर्शन है उस कंपनी के, एक तो रेंट अर्निंग पोर्शन है जहाँ पे मेजर डेट था उनका, और वो रेंट इनफ था टू सर्विस दैट डेट इन अ वेरी हैंडसम फैशन इनफैक्ट। तो वो हमने कंपनी देखी थी और वही हमारे पास है और वही हम लेके बैठे। बाकी सब में जैसे आपने वेस्ट की कंपनियों के नाम दिए, वहां पे हमें ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने वो नहीं ली। साउथ में डेट काफी हैवी है, काफी ब्लोटेड है, एक्सपैंड काफी कर रहे हैं। और प्लस दूसरा क्या है, साउथ का जो मार्केट है वो काफी आईटी रिलायंट मार्केट है, और हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज, तो हमें वहां पे थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा था, इसलिए हमने वो कंपनियां टच नहीं की। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द रीजंस। ईस्ट में तो ज्यादा है नहीं, तो इसलिए वो तो बात ही नहीं कर सकते। So, राइट, मॉर्निंग दिनशा, अर्निंग्स को आपने कैसे एनालाइज किया इस क्वार्टर की? क्योंकि कई सारी कमोडिटीज 52 वीक लो पर थी, ऑफ कोर्स इसका फ़ायदा भी मिला कई सारे स्पेसेस को, बट एक मेजर ट्रेंड जो है, या फिर क्या क्लासिफिकेशन करनी चाहिए कि डोमेस्टिक मार्केट से जुड़ी हुई कंपनीज, सेक्टर्स, वो कैसे परफॉर्म कर रही थी, और अब भी आईटी जैसी कंपनीज जिनके लिए अभी भी इश्यूज बन रहे हैं, कैसे आपने एनालाइज किया क्वार्टर 4 के अर्निंग्स को? जी प्रियंका जी, एक क्वार्टर फोर का जो अर्निंग था वो टोटली एक मिक्स बैग्स का अर्निंग था। ओवरऑल तो एक्चुअली आप देखेंगे तो थोड़े नंबर्स हमें अपसाइड पे ही सरप्राइज किए थे। जहाँ जहाँ सेक्टर में हमें कंफर्ट था, वो सेक्टर में तो काफी सरप्राइज हुए हम देख के। तो ओवरऑल आप देखेंगे मर्ज करके तो काफी अच्छे नंबर्स थे। पर अगर जो आप ब्रेकअप करें तो एक क्लियर डिस्टिंक्शन आ गया था ये क्वार्टर में, कि जो एक तो जो डोमेस्टिक फोकस कंपनीज थी, जैसे आपकी बैंक्स हो गए या एनबीएफसी हो गए या डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाली कंपनियां होंगी, तो वहां पे ग्रोथ काफी अच्छा आया। और उनका टू अ ग्रेट एक्सटेंट लगे। आपने यस्टरडे आपने उसका कल ही आपने डिक्सन के रिजल्ट देखे, जहाँ पे मार्जिन बहुत ही बढ़िया ज्यादा चल गए बिकॉज ऑफ कमोडिटी। डिक्सन का टॉप लाइन ग्रोथ इतना नहीं हुआ था, लेकिन कमोडिटी का काफी इम्पैक्ट हुआ और उसके चलते मार्जिन ऑल टाइम हाई पे लिटरली पहुंच गए उनके पास। पर हमें वो सस्टेन होते दिखती नहीं, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर वही कह रहा हूँ, जो कमोडिटी बेनिफिट होता है जिनसे, जिनके इनपुट में कमोडिटी काफी आ जाती है, मेटल्स वगैरह, एनर्जी इन्फ्यूजन वगैरह, वो सब हैव डन वेरी वेल। लेकिन दूसरे हाथ पे आप देखें कि जो एक्सटर्नल फेसिंग कंपनीज थी, जैसे आईटी आपने बोला, एक एग्जांपल दिया आपने, वहां पे तो आपने देख लिया कि काफी हद तक मार पड़ी है उन कंपनीज को ऑन इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल ग्रोथ जो नहीं आ रहा है। और प्लस जो चाइना का ओपनिंग ट्रेड था एक्सपेक्टेड, जैसे मेटल्स वगैरह में था, वहां पे भी ज्यादा इनफैक्ट काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है चाइना ओपनिंग। तो वहां पे ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो भी एक सेगमेंट है कमोडिटी का, जो मेटल्स डोमिनेट करती है जहाँ पे, which haven't done well, जो आगे चल के भी हमें लगता नहीं है कि ज्यादा अच्छा कर। दिनशा, आप आज हमारी जो बात हो रही है वो एक बड़े इंटरेस्टिंग समय में हो रही है। जो बीएससी की जो मिड कैप इंडेक्स है, वो मेरी रिसर्च टीम ने अभी मुझे बताया कि मिड कैप 150 इंडेक्स वो ऑल टाइम हाई हिट की है, उसने बताई है। मिड कैप स्मॉल कैप जो इंडिया स्टोरी है एक्चुअली अलग, मतलब एक तो इनका रिप्रेजेंटेशन बड़ा बढ़िया होता है। मिड कैप इंडेक्स में 150 स्टॉक्स हैं, बड़े बहुत वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, और ऊपर से वो डायरेक्टली इंडिया स्टोरी है। उसमें एक्सटर्नल अर्निंग्स का या ग्लोबल मेटल आउटलुक ये वो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। आपने कोई नई कैटेगरी ऐड की मिड कैप में, तो इसी को सेलिब्रेट करते हैं कुछ। अगर आप बताना चाहें, लास्ट 2-3 महीने में आपने मिड कैप्स में से कुछ नई कैटेगरी ऐड की अपने पोर्टफोलियो? एक्चुअली अजय जी, हम तो एक टाइम में लाइक हम अगर जो लास्ट फरवरी की बात करें तो फरवरी मार्च की लास्ट ईयर की, तो हमारा मिड कैप एक्सपोजर स्मॉल कैप एक्सपोजर मिला के कुछ 8-9% हो गया, क्योंकि हमें अपना पोर्टफोलियो का वोलेटिलिटी काटना था, और ऑब्वियसली हाई बीटा नेम्स में ये सब आते हैं, तो इसलिए हमने काफी वहां हद तक हमने चॉप ऑफ किए थे। पर उसके बाद बाजार भी गिर गया और हमें भी
हम उसके बाद तो हम एक्चुअली लुकआउट करने लगे कि हमें अभी मिड कैप स्मॉल कैप ऐड करने हैं, और आज की तारीख में कोई 35% हमारा पोर्टफोलियो वापस मिड कैप स्मॉल कैप ओरिएंटेड हो गया है। तो हमें तो यही लगता है कि अगर जो आपको ये एक मैसिव अल्फा क्रिएट करना है अगेंस्ट द इंडेक्स, तो आपको ये सेगमेंट में होना ही पड़ेगा। इसलिए हम फॉरएवर हम तो लुकआउट करते रहते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको एक बोला, एक छोटी मॉर्गेज कंपनी हमने उठाई थी, हमने आउटसोर्सिंग की एक आध कंपनी और उठाई है जो हमें लग रहा है कि वी शुड डू वेरी वेल इन द फ्यूचर, क्योंकि आउटसोर्सिंग एक ऐसा स्टोरी है जो बहुत ही बड़ा बन सकता है प्रोवाइडेड हम ट्रैक पे आ जाए। ऑलरेडी हो रहे हैं, आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में तो काफी हद तक हम पहुंच गए वहां पे, पर दूसरा जैसे कैपिटल गुड्स वगैरह में अभी भी थोड़ा गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फाइन ट्यून कर रहे हैं अपने पीएलआई स्कीम्स को, तो वो जब भी किक इन हो जाएंगे वहां पे अच्छा ग्रोथ आएगा। तो ये सब स्टोरियां हम देखते ही रहते हैं। बहरहाल हमारे खुद के सेक्टर में, सेगमेंट में जो कंजम्पशन सेक्टर है, वहां पे भी हमें काफी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, तो वहां पे भी ऐड करते ही रहते हैं। दिनशा, मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? ये मेरा सवाल ये है कि इस समय जब हम ऑल टाइम हाई के बैंक निफ्टी के बेहद करीब हैं, अभी अजय बता रहे हैं कि मिड कैप सेगमेंट ने ऑल टाइम हाई टेस्ट कर दिया, आप कितना इन्वेस्टेड हैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, और कितनी अभी आपने स्पेयर रखा हुआ है कि हाँ अगर थोड़ी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी से 2-5-10% के स्विंग का, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे? कुछ उसका आइडिया दे सकते हैं सर आप? डीपी जी, अगर अनलेस हमारा व्यू बहुत ही नेगेटिव होता है मार्केट में, हम कैश रखते ही नहीं होते। इनफैक्ट हमारे अक्रॉस हमारे एआईएफ और पीएमएस में आप देखें तो 99% हमारा इन्वेस्टेड ही रहता है। हमें अगर जो कोई आइडिया दिखे नया आते हुए, जो हम काफी काम करके आइडिया लेते हैं, ऐसा कोई जंप करके नहीं लेते, तो हम तो पोजीशन बिल्डअप करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें आस्ते आस्ते करके बेच के, कोई पुराना आइडिया बेच के नया आइडिया लेना पड़ता है, वैसा हमारे पास रहता है। लेकिन हमारा बहरहाल एक लॉन्ग शॉर्ट फंड डोमेस्टिक में वो आज की तारीख में अराउंड 67-68% का नेट है उसका, जो कि काफी हाई है, बिकॉज हमारा एवरेज हमने सोचा था कि हम रखेंगे इंडिया में 40 to 70, और हम 70 के काफी क्लोज पहुंच गए, तो इसलिए हमें लग रहा है कि हम काफी बुलिश हैं मार्केट में। इसलिए, और ऑफशोर में भी हमारा नेट तो 70 के आसपास ही है, तो इसलिए वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द मार्केट। और जैसे जैसे हमें दिखेगा, ऑब्वियसली हम पुराने बेट छोड़ के नए बेट लेंगे, तो ऐसा करेंगे। राइट, दिनशा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।